नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की चर्चा होगी। आशा करता हूँ पहला नियम आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम की। इससे पहले आपको समझना होगा संवेग क्या होता है। संवेग आप समझ लीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। देखिएगा, संवेग को निकालने के लिए करना क्या है आपको, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणा कर दीजिए, आपको संवेग प्राप्त हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं। तो हम द्रव्यमान गुणा करेंगे, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, वेग को v से दिखाते हैं, संवेग को p से शो करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकंड, तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके संवेग का फॉर्मूला है और संवेग का मात्रक है। आशा करता हूँ संवेग समझ में आ गया होगा। किसी भी वस्तु का संवेग निकालने के लिए उस वस्तु के द्रव्यमान में उस वस्तु के वेग का गुणा कर दो तो उसका संवेग निकला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा संवेग इस समय 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा द्रव्यमान मान लीजिए 80 kg है। मेरा द्रव्यमान मान लीजिए इस समय m कितना है, मेरा 80 kg है। लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल एकदम ऐसे करके, तो मेरा वेग क्या है, 0। तो संवेग कितना हो जाएगा, 0। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो संवेग क्या होता है, 0। अगर कोई वस्तु चलने लगे तो संवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और तेज चलने लगे तो और संवेग बढ़ जाएगा। क्योंकि संवेग किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के साथ साथ किस पर निर्भर करता है, वेग पर। अब मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए कोई कार है और कार का द्रव्यमान 500 किलो है। किसी भी कार का द्रव्यमान 500 किलो है तो 500 किलो ही रहेगा, उसका वेग कम ज़्यादा हो जाएगा। कार का वेग ज़्यादा हो जाएगा तो संवेग ज़्यादा हो जाएगा, कार का वेग कम हो जाएगा तो संवेग कम हो जाएगा। तो वेग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, संवेग कम या ज़्यादा। मान लीजिए कोई कार जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, अब उसका वेग कम हो गया तो संवेग कम हो जाएगा, उसका वेग बढ़ जाए तो उसका संवेग बढ़ जाए, क्योंकि द्रव्यमान कार का क्या है, लगभग हमेशा एक सा रहेगा। तो संवेग निकालने के लिए करना क्या है, आपको द्रव्यमान में गुणा किसका करना है, वेग का, तो आपको संवेग मिल जाएगा। अब देखिएगा न्यूटन के दूसरे नियम की ओर चलते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसकी दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना, किसके, कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती, है ना। दो शब्द आपने सुने होंगे, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती को ही हम समानुपाती कहते हैं, एक ही बात है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। क्या होता है, जैसा मान लीजिए मैंने लिखा है A प्रोपोर्शनल टू B, A अनुक्रमानुपाती है B के, और मैं लिख दूँ A प्रोपोर्शनल टू 1/B, तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्योंकि इसका उल्टा है ना, इससे अनुपात समानुपात में है तो क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपात। कैसा हो गया, उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, समानुपाती है। तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती है किसके, आरोपित बल के। आरोपित बल का मतलब है जो बल लगाया जाए, जो बल लगाया जाए। अब देखिएगा, कोई वस्तु है, उसका कोई ना कोई संवेग होगा। अगर वो वस्तु खड़ी हुई है, गति में नहीं है, तो संवेग 0 होगा। संवेग का मतलब क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग। अगर वो खड़ी है तो वेग 0 है तो संवेग भी 0 हो जाएगा। अगर वस्तु वो चल रही है तो संवेग कुछ ना कुछ होगा। अगर हम उस वस्तु पर कुछ बल लगाएं, अगर हम कुछ वस्तु पर कुछ बल लगाएं तो संवेग में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, या तो संवेग बढ़ जाएगा या संवेग घट जाएगा। अगर मैंने चलती हुई मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर खींचा तो वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा। अगर मैंने चलती हुई मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाया तो वेग कम होगा तो संवेग भी कम होगा। यानी कि इसका निष्कर्ष ये है कि जब भी मैं बल लगाऊंगा तो संवेग तो चेंज होगा, चाहे संवेग बढ़े चाहे संवेग घटे। बल लगाने पर संवेग में परिवर्तन होता ही है। अब देखिएगा, इसको हम डिफाइन करके लाएंगे यहाँ तक।
संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो संवेग परिवर्तन दर, जब भी मैंने बताया कि जहाँ भी दर आए फिजिक्स में किसका भाग लगा देना चाहिए, समय का। प्रोपोर्शनल टू किसके, बल, बल क्या दिखाते हैं, एफ, है ना। अब देखिएगा संवेग परिवर्तन क्या होगा। अब मान के चलिए कंडीशन है, कोई वस्तु है ना, वो वस्तु जा रही है ना, चल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा। माना कोई वस्तु गति की अवस्था में है, हो सकता है वस्तु गति की अवस्था में ना भी हो सकता है खड़ी हुई हो, तो संवेग 0 होगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं गति की अवस्था में है, या मान लीजिए गति की अवस्था में लेकिन वेग क्या उसका 0 है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, है ना, कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या बताया था मैंने आपको, u माना जाता है हमेशा। जब भी हम फिजिक्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो प्रारंभिक वेग हमेशा u माना जाता है। जब वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि m गुणा वेग। तो वेग कितना है इसमें, u, तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा, mu हो गया। अब वस्तु पर बल लगाया जाता है, वस्तु पर बल लगाया जाता है, वस्तु पर बल लगाया जाता है, ठीक है ना। अब हो सकता है हम ब्रेक लगाएं, हो सकता है एक्सीलरेटर खींचें, लेकिन कुल मिला के वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। अब बल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन होगा नहीं होगा। जब वस्तु पर आप बल लगाएंगे, एक्सीलरेटर खींचेंगे तो वेग बढ़ जाएगा, ब्रेक लगाएंगे तो वेग घट जाएगा। तो वेग परिवर्तन होगा, तब वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, तब वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v। बता चुका हूँ मैं आपको, फिजिक्स में याद रखिएगा। जब भी आपको वेग की बात आती है, प्रारंभिक और अंतिम वेग की बात आती है, तो प्रारंभिक वेग u माना जाता है, अंतिम वेग v माना जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u था, और तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, mu, क्योंकि संवेग निकालने के लिए द्रव्यमान में गुणा करते हैं वेग का। अब वस्तु पर बल लगा दिया हमने, चाहे ब्रेक लगा दी, चाहे एक्सीलरेटर खींच दिया, तब वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v। तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, संवेग में भी तो परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, तो संवेग क्या हो जाएगा, m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग। पहले संवेग क्या था, mu, अब संवेग क्या हो गया, mv, क्योंकि पहले वेग u था, अब वेग v हो गया। और द्रव्यमान कैसा रहेगा उस वस्तु का, द्रव्यमान तो वही रहेगा जितना था। अब देखिएगा संवेग यहाँ से बढ़ के क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से चेंज होकर कितना हो गया, mu से बढ़ के mv हो गया। अब वापस इस फॉर्मूले पे आ जाओ। इस पर क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। अब देखिएगा संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन लिखा हुआ है ना, तो संवेग परिवर्तन का मतलब क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। यही तो होगा ना, कि भाई पहले इतना था अब इतना हो गया, दोनों का अंतर निकाल लो, तो यही तो संवेग परिवर्तन होगा। बटे क्या होगा, समय, प्रोपोर्शनल का एक एफ के, एफ यानी कि बल जो लगा रहे हैं। अंतिम संवेग कितना है आपका, mv, प्रारंभिक कितना है, mu, समय क्या होता है, t प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है ना। अब देखो आप दोबारा, मैं इसको यहाँ से साफ कर दूँ, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। स्पेस कम है और मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। अब देखिएगा, इसको उठा लो यहाँ से, f को पहले लिख लो, एक ही बात है, f प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t, एक ही बात है, आगे पीछे कैसे भी कर लो। ऊपर से m कॉमन आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू m कॉमन आ जाएगा, v माइनस u अपॉन t लिख सकते हैं। m कॉमन ले लिया, m बाहर आ गया, v माइनस u, इतना मैथ तो आप जानते होंगे। मैंने आपको बताया था त्वरण का फार्मूला, a बराबर v माइनस u अपॉन टी। इसे क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे दर का मतलब समय, तो त्वरण है। अगर मैं इसको हटा के a लगा दूं तो काम चलेगा, f प्रोपोर्शनल टू एम ए, सही है ना, आगे नहीं आगे, f प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब देखिएगा आप, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया होगा, और ज़रूरत पड़े दोबारा बैक जाके देख लेना एक बार। अब ये प्रोपोर्शनल का हटाएंगे यहाँ से, तो के एम ए लिख देते हैं, के एम ए। और के क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, फिजिक्स में के लगाते हैं, और के का मान जब 1 होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यही है
किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या निकल के आता है फॉर्मूला, F बराबर m ए। आपने संवेग समझ लिया, संवेग परिवर्तन समझ लिया, पूरा फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव हो गया है। तो आशा करता हूँ दूसरा नियम आपको समझ में आया होगा। गाड़ियों में स्प्रिंग में शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम के एग्जाम्पल है, आपने देखे होंगे कि गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं ना, शॉकर लगे होते हैं, उसे शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। स्प्रिंग जैसे लगे होते हैं ना सीट के नीचे, जिससे कि आपको झटके कम लगें। इसके अलावा जब भी कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो क्या करता है, कैच पकड़ेगा, गेंद को पीछे लेके जाएगा, है हाथ को पीछे लेके जाएगा, जिससे कि उसको ज़्यादा ज़ोर से चोट ना लग जाए। ये दोनों नियम आपके आधारित हैं किस पर, न्यूटन के सेकंड नियम पर आधारित हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होती है, आरोपित बल की दर बढ़ जाती है और आपको झटके कम लगते हैं, खिलाड़ी को हाथ में चोट कम लगती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग आपको समझ में आ गया। न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m ए। आशा करता हूँ दोनों नियम आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू।